मैं ही वो व्यक्ति हूँ, मेरा वो परिवार व्यक्ति है, मेरी ही सुरक्षा होगी, मेरा ही विकास होगा, मेरे ही परिवार का विकास होगा। और जो लोग लग रहे हैं वो सब अपने अपने लिए काम कर रहे हैं। संघ सबको देता है, हर व्यक्ति के बारे में सोचता है, हर व्यक्ति को देगा और हर व्यक्ति को मिलेगा जो संघ में काम करेगा। तो कहे को ठोक के, इसमें यहाँ जो चलन चलता है उससे घबराना नहीं है बिल्कुल। कोई कहे जी कि अरे व्यक्ति के लिए काम कर रहे हो तुम तो भाई, अरे ठोक के कहना चाहिए यहाँ व्यक्ति के लिए काम कर रहे हो और व्यक्ति में ही, क्योंकि मैं संघ के पीछे खड़ा हुआ हूँ, मैं संघ के पीछे हूँ, मैं संघ के आगे नहीं हूँ। अगर व्यक्ति संघ के आगे पहुंच गया तब संघ पीछे हुआ तो फिर व्यक्ति के लिए काम हो रहा है, फिर संघ के लिए काम नहीं हो रहा। कई लोग जम करके आगे कूद गए और अपनी ताल ठोक के कहते हैं कि अब हम करेंगे। अरे संघ से जम करके कहाँ जाओगे, कुचल देगा संघ। संघ तो वो ट्रक है, वो रेलगाड़ी है, वो जहाज है कि आओ, अगर तुम संघ जाकर कूदोगे तो चलता रहे, कुचल देगा तुमको। पता हड्डी का उसका चूरमे का भी पता चलेगा कि कभी थे या नहीं थे। इस समय हु इज द बिहाइंड ऑफ समन संघ, समन संघ के पीछे कौन है? ये सवाल बहुत सारे लोग आपसे पूछेंगे और बहुत सारे उससे ज्यादा लोग सवाल पूछेंगे नहीं, वो अपने आप ही जवाब मान लेंगे और जवाब मान के जो काल्पनिक जवाब हैं उनको बिखेरेंगे चारों तरफ। सभी जितने भी संगठन टाइप के स्ट्रक्चर हैं भारत में, चाहे धार्मिक टाइप के हैं, चाहे वो सोशल टाइप्स हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो यूथ के हैं, चाहे ओल्ड पीपल्स हैं उनके हैं, चाहे वो विमेंस के हैं, चाहे बिजनेस के हैं, या अलग अलग तरह के जितने भी स्ट्रक्चर हैं, उन स्ट्रक्चरों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनके पीछे होता है। मोस्टली वो पैटर्न बनाते हैं अभिभावक, कुछ लोग कुछ नेताओं का, मिनिस्टरों का नाम वगैरह डालते हैं पैटर्न में, कुछ किसी गणमान्य बड़े व्यक्ति का नाम डालते हैं, चाहे वो मजदूरों का संगठन है, चाहे बेरोजगारों का है, चाहे रिक्शा चलाने वालों का है, चाहे कैसा भी है, पर समवन इज बिहाइंड ऑफ दैट संगठन। कोई ना कोई उसके पीछे, या कई लोग उसके पीछे, या कोई बड़ी ताकत उसके पीछे होती है। ऐसा यूजुअली, ऐसा हमेशा लगभग सामान्य तौर पे होता है। आप किसी संगठन से बातचीत करोगे, किसी स्ट्रक्चर से बातचीत करोगे, किसी ग्रुप से बातचीत करोगे, तो वो बताएगा कि वो फलाने लोग हमारे साथ हैं, उनसे पूछना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनसे सलाह मशवरा करना पड़ेगा, उनसे बिना पूछे कुछ नहीं हो सकता। कार्यकर्ता और है, पर जो बिहाइंड है वो पावर है, वो मालिक है, उससे पूछना होता है। वो सामने नहीं आता, सामने लेबर ही आती है, कार्यकर्ता ही आते हैं, पर समवन इज बिहाइंड, जो बिहाइंड होता है उसकी बातचीत चलती है। और वो जैसे पपेट्स होते हैं, उंगलियों में धागे बांध के पीछे से उनको चलाया जाता है, वो पपेट्स का काम, उंगलियों का काम चलता है। आदत पड़ी हुई है लोगों में, भारत में ये स्ट्रक्चर पिछले कुछ सालों से चल रहा है। जब से राजनीति, पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई है, जब से संविधान लागू हुआ है खास तौर से, उससे पहले भी था पर इतना ज्यादा नहीं था, पर अब तो ओपन है। तो सामान्य सा एक ज्ञान हमारे आदमी के दिमाग में उतरता है कि भाई, व्हेन एवरी ग्रुप, एवरी स्ट्रक्चर हैव एनीथिंग बिहाइंड इटसेल्फ, जब कोई ना कोई इसके पीछे होता ही है, तो संघ कैसे चल रहा है? संघ के पीछे भी तो कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ लोग होंगे। तो कई उड़ा देते हैं। सपोज जैसे एक हमने कार्यक्रम लगाया उस समय, राजेंद्र पाल गौतम, बताने की आवश्यकता नहीं है, पुराना मित्रता रही जब साधारण व्यक्ति थे, तो उनका आप में जब वो मंत्री बने, उनका जगह हमें मिलती थी, जगह तो हम ले लेते समणों की, तो वहां मीटिंग लगाई। अब मीटिंग लगी तो उनके फोटो वोटो पीछे थे, पार्टी के आदमी थे, जगह तो गवर्नमेंट की थी, क्योंकि कैबिनेट में मिनिस्टर थे, तो कैबिनेट मिनिस्टर तो गवर्नमेंट का आदमी होता है, पार्टी का नहीं होता। तो वहां वो फोटो वोटो छपे, तो कई लोगों ने कहा देखो जी, ये जो बिहाइंड है इसके, ये आप पार्टी है। ऐसा बहुत दिन तक चला मामला, फिर वो खत्म हो गया।
बहुत सारे लोगों ने कहा जी वो फलाना वाला जो संघ है वो पीछे है, वो फलाना वाला जो कुछ है वो पीछे है, कुछ ने कहा विदेशी जो लोग हैं वो पीछे है, कुछ ने कहा जी कुछ है पीछे। ऐसा चलता है क्योंकि आप बता नहीं पाते कि पीछे कुछ है और वो समझ नहीं पाते कि पीछे क्या है। तो गलती किसकी? गलती हमारी, क्योंकि हम नहीं बताए कि हमारे पीछे कौन है, यानी हमारे समन संघ के पीछे कौन है। हमको बताना चाहिए था इस सवाल का जवाब कि हमारे पीछे कौन है। अगर हम इस सवाल का जवाब नहीं बताएंगे कि हमारे पीछे कौन है, तो लोग तो अंदाजा लगाएंगे ही, और जब अंदाजा लगाएंगे तो क्या सवाल का जवाब देंगे जब हमें जानकारी है ही नहीं। इसलिए इस सवाल को क्लियर करना चाहिए कि हमारे पीछे कौन है। जो कोई स्ट्रक्चर, कोई ग्रुप, कोई संगठन टाइप का होता है कहीं, तो उसके नाम कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई व्यक्तियों का, दो चार लोगों का ऐसा आइटम, कोई जनरल सेक्रेटरी, कोई ऐसा कुछ कुछ पैटर्न वो शो करते हैं, दिखाते हैं। तो कहते हैं भाई ये इसके संगठन के पीछे के लोग हैं। वो दरअसल संगठन के पीछे के लोग नहीं होते, वो संगठन के सबसे आगे के लोग होते हैं, जो अपने नाम के साथ, अपने स्टाम्प के साथ, अपनी पोस्ट के साथ में बाकायदा लिखित में, बाकायदा डिक्लेयर्ड, बाकायदा उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका बना हुआ रेजोल्यूशन जो पास होती है उसके हिसाब से वो उसके सबसे आगे के लोग होते हैं, बाकी लोग पीछे होते हैं। पर संघ की एक बड़ी मजेदार बात है, संघ में सबसे आगे संघ होता है और देन एवरीबडी इज बिहाइंड द संघ। फिर उसके बाद सारे लोग संघ के पीछे हैं। ये बड़ा मजेदार स्ट्रक्चर है। कोई हमसे कहे कि जी बताओ संघ के पीछे कौन है, तो हमको कहना चाहिए कि संघ के पीछे हम हैं, संघ के पीछे मैं हूं, संघ के पीछे मेरा फैमिली है, संघ के पीछे मेरे दोस्त हैं, संघ के पीछे मेरे रिश्तेदार हैं। क्योंकि कोई भी संघ से आगे नहीं जा सकता है, ये कंडीशन है। संघ सर्वोपरि है और सबसे अग्र है, सबसे आगे है। तो सबसे आगे है और सबसे बड़ा है और सब कुछ है। तो कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि मैं संघ के पीछे नहीं हूं, तो उसको संघ छोड़ देना चाहिए। और कोई ये व्यक्ति सोचे कि मैं संघ से आगे हूं, तो उसको तुरंत संघात लगा देना चाहिए, उसके घर वालों पे, उसके पूरे परिवार की सोच पे संघात लगा देना चाहिए। क्योंकि संघ से आगे होना पाप है, महापाप है, अपराध है, संघात है। संघ से आगे व्यक्ति नहीं हो सकता, संघ आगे है और हम संघ के पीछे हैं और हमेशा रहेंगे और हमेशा से होता आया है। इसलिए कोई हमसे पूछे भाई संघ के पीछे कौन है, तो बेसिकली वो ये नहीं पूछता कि संघ के पीछे क्यों है, क्योंकि हम जवाब दे रहे हैं कि संघ के पीछे तो हम सारे हैं। वो ये पूछता है कि जैसे और संगठन हैं, उनमें जो लोग आगे रहते हैं वो आगे वाले कौन हैं, और पीछे वाले तो कार्यकर्ता जो होते हैं वो सारे सारे लेबर टाइप के वो तो हैं ही। पर संघ की सबसे अच्छी और सबसे शानदार जो नीति है, और जो सबसे शानदार, सबसे बढ़िया और मजबूत जो इसका विनय और नियम है, वो ये है कि आदिकाल से और वर्तमान में और भविष्य में भी संघ हमेशा आगे रहेगा, हमेशा। और हर व्यक्ति को, हर संघी को संघ के पीछे ही रहना पड़ेगा। कोई व्यक्ति संघ को बाईपास करना चाहे और वो अकेला जंप करके संघ से आगे निकलना चाहे, तो संघ के सारे लोग उसको लात मार देते हैं, गेट आउट, जाओ यहां से। अगर संघ के पीछे नहीं रह सकते तो फिर किस काम के, फिर संघ के काम के नहीं हो, जाओ अपना रास्ता नापो कहीं। अगर व्यक्तियों का समूह बन जाए और समूह बन के कोशिश करे कि वो संघ से आगे जंप मार के निकलने की कोशिश करे, तो वो आत्महत्या करेगा। सारे सारे लोग आत्महत्या करेंगे, क्योंकि नियम ही नहीं है, नियम ही नहीं है कि संघ से आगे व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कभी जंप करके या किसी भी तरह से जा सकता है। फिर वो संघ ही नहीं है, फिर तो वो संघाती हैं सारे के सारे, वो संघ को जंप नहीं कर सकते। इसलिए यहां कोई भी व्यक्ति जब हमसे बाहर कभी ये पूछे भाई संघ के पीछे कौन है, तो संघ के पीछे हम सब हैं। और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम संघ के पीछे रहते हुए संघ को आगे बढ़ाएं और संघ को पुश करें कि संघ आगे चले। क्योंकि संघ आगे चलेगा तब हम चलेंगे आगे। ऐसा नहीं हो सकता कि संघ आगे चले ना और हम आगे चलें, ऐसा असंभव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नियम है कि संघ आगे चलेगा तो हम आगे चलेंगे। अगर संघ ठहर गया तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे भले ही किसी के हाथ पैरों में फौलादी ताकत हो, चाहे भले ही कोई
शिलाजीत के पहाड़ खा के बैठा हो, कितनी भी शक्ति, कितनी ताकत, कितनी बुद्धि, कितना पैसा हो, अगर संघ रुक गया तो दुनिया का कोई संघी नहीं है जो आगे बढ़ सके। और अगर संघ आगे बढ़ेगा तो कितना भी कमजोर संघी हो, कितना भी कमजोर संघी हो, वो चलेगा ही चलेगा, वो रुक नहीं सकता, क्योंकि संघ चला रहा है, क्योंकि संघ चल रहा है। इसलिए हमें संघ को सब कुछ मानते हुए उसको आगे बढ़ाना है, ताकि हम खुद आगे बढ़ सकें। और कभी दिमाग में ऐसा नहीं आना चाहिए, माइंड में ऐसा नहीं आना चाहिए कि संघ से बड़ा कोई व्यक्ति है या संघ से बड़ा कोई व्यक्ति हो सकता है। धार्मिक संघ जो था बुद्ध वाला, लोग कहते हैं बुद्धंग नमामि, बेसिकली वो उस व्यक्ति की जो नॉलेज है जिसके कारण सिद्धार्थ गौतम जैसे व्यक्ति को लोगों ने बुद्ध कहा, उस बुद्ध को नमामि बाद में करते हैं, व्यक्ति को नहीं करते। बहुत सारे, क्योंकि उस प्रेयर में, उस स्तुति में बहुत सारे बुद्धों को नमन किया जाता है। बुद्धा नमन, बुद्धो नमन, बुद्धा माने बहुत सारे बुद्धा और बुद्धो माने एक बुद्धा। तो उनको नमन किया जाता है क्योंकि वो सब लोग संघ के पीछे रह के काम किए, लोग उनका आभार व्यक्त हैं। पर वो खुद भी संघ के पीछे ही रहे। इसका उदाहरण है बड़े कमाल का, कि कहीं किसी साहित्य में ऐसा जिक्र नहीं है कि वो संघ नायक या संघ सेनापति या संघ की पोस्ट या संघ के प्रवर्तक या संघ के जो स्थापित करने वाले या कुछ है। उन्होंने हमेशा कहा कि बहुत सारे बुद्ध पहले थे, वो मैं बुद्ध हूं, और भी लोग आएंगे, और सब उसी रास्ते पर चलते हैं जो रास्ता धम्म का संघ का पहले से ही तय है। और उनके एक शिष्य ने जब उनको कहा कि यहाँ आप चले जाओगे तो किसी को यहाँ गद्दी दे जाओ, तो उन्होंने कहा कोई गद्दी है ही नहीं, जो कुछ है वो धम्म है। अगर कोई समस्या है तो धम्म को देखना, धम्म को देखोगे तो बुद्ध भी दिखाई देगा, संघ भी दिखाई देगा, धम्म भी दिखाई देगा। वैसे ही चूंकि हम धार्मिक काम नहीं करते, धार्मिक काम सब लोग हमारे इंडिविजुअल करते हैं, सामूहिक रूप से हम धम्म की बात यहाँ किसी को प्रेरित करने के लिए नहीं करते, उसमें सार जो होता है उसको लेते हैं, इसलिए हम संघ की बात करते हैं। तो अगर कभी किसी को कुछ देखना हो तो संघ को देखना चाहिए। अगर संघ को देखेगा तो उसे अपने प्रतिबिंब उसमें दिखाई देगी कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। ये सवाल अब तक बहुत कई बार आया है कि संघ के पीछे कौन है। हम इसका जवाब सार्वजनिक रूप से नहीं देते थे, पर अब हम इसको सार्वजनिक रूप से क्लियर करके देना चाहिए, और दें भी, और खुल के अपनी तरफ से दें कि संघ के पीछे सारे संघी हैं, और उनमें मैं भी आता हूं, उनमें मेरे परिवार के लोग भी आते हैं, उनमें मेरे दोस्त भी आते हैं, उनमें और भी लोग आते हैं, और हम सदैव संघ के, सदा संघ के पीछे ही रहेंगे। ऐसी ही नियति है, ऐसा ही नियम है, ऐसा ही रूल है। कोई भी व्यक्ति, व्यक्ति का समूह कभी भी, कभी भी संघ से आगे नहीं हो सकता है। ये पीछे रहना क्यों आवश्यक है, क्यों हमें पीछे रहना चाहिए? एक छोटी मोटी जो यहाँ घटनाएं चलती रहती हैं, उन घटनाओं को आप देखो ध्यान से। कोई व्यक्ति भारत में बिल्कुल सही बात कहता है, टीवी पे, किताब में लिख कर, बोल कर, उसकी जानकारी थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, शब्दों का प्रयोग थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, उसको समझ थोड़ी कम, क्योंकि ज्ञान जब आता है तो आदमी भूल जाता है कि शब्द कैसे इस्तेमाल करने चाहिए। और जनरल भाषा में हम ये करते हैं कि जिससे हमें नुकसान होता है हम उसकी बुराइयां करना शुरू करते हैं, जैसे बात सिर्फ करती है। और ऐसे जो व्यक्ति हैं, जब उनको थोड़े समय में ज्ञान प्राप्त होता है कि अरे हम तो लुट गए, पिट गए, हमें तो किसी ने मार दिया, हमें तो खत्म कर दिया, हमारा तो सब कुछ ले गए, हमें तो गुलाम बना गए, हमें तो परंपराओं में डाल गए, हमें तो आडंबर में डाल गए, हमें तो पाखंडों में डाल गए, हमें तो चक्कर में घुमा दिया, हमारी तो बुद्धि हर ली, हमें तो सब कुछ हर लिया। जब ये ज्ञान प्राप्त होता है तो इस ज्ञान प्राप्ति के जोश में वो जब बखान करता है तो कई बार भूल जाता है कि सामने वाले को जगाना नहीं चाहिए, पर वो जगा देता है। सामने वाले को उग्र नहीं करना चाहिए, पर वो उग्र कर देता है। सामने वाले को मौका नहीं देना चाहिए, पर वो मौका दे जाता है। बहुत ज्यादा उतावलेपन में, बहुत ज्यादा जिज्ञासा में, बहुत ज्यादा जानकारी मिली उसमें, बहुत ज्यादा उत्साह के अंदर। और जो लोग हैं जिनको उससे नुकसान हो रहा है, वो मौके की ताक में बैठे रहते हैं। मौका मिलते ही जब देखा कि आज ये कुछ उल्टा सीधा बोल गया, तो फिर उस पर चारों तरफ से टूट पड़ते हैं। आजकल तो सिस्टम ऐसा है कि आप पैसा देके यहाँ बहुत सारे लोगों को जोड़ सकते हो, खरीद सकते हो, टिप्पणी डाल सकते हो, दूसरों की मिटा सकते हो, अपनी चला सकते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारे वो प्लेटफॉर्म है जो पैसा कमाने के लिए हैं। आप पैसा दो तो आपके 10,000 फॉलोवर दिखा देंगे, आप पैसा नहीं दोगे तो आपके 10,000 फॉलोवर को घटा के 500, 200, 300 दिखाएंगे।
आप पैसा दोगे तो झूठी टिप्पणियां भी आ जाती हैं, लोग बैठे रहते हैं। आप पैसा नहीं दोगे तो सच्ची टिप्पणियां भी नहीं आती हैं। ये चल रहा है, बिजनेस है तो। क्योंकि अब अगर कोई ये सोचे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब निष्पक्ष हैं, या ये फेवर नहीं करते हैं, या ये बिकते नहीं है, तो भूल जाए, ये व्यापार है, ये अरबों का व्यापार है और ये चलेगा। तो ये जब टूट पड़ता है व्यक्ति सोशल मीडिया पे, समाज में, टेलीफोन पे, इस पे, उस पे, उस समय वो किसके पीछे है, वो डिपेंड करता है कि वो बचेगा या नहीं बचेगा। अगर वो बहुत कमजोर लोगों के पीछे खड़े होकर ये बात कर रहा है तो निश्चित रूप से वो हरेस होगा, परेशान होगा, डिप्रेस होगा, भागेगा। और अगर वो किसी मजबूत दीवार के पीछे खड़ा हुआ है, फिर कितने तीर डालते रहो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। संघ में आप जो बात सामने कह रहे हैं, सोच के समझ के कीजिए, कहिए, और अच्छी तरह समझा के कहिए। किसी को उकसाना नहीं, किसी को दुश्मन नहीं कहना, किसी को उकसाना नहीं, किसी के विरोध में नहीं कहना, किसी को उतावलेपन में नहीं कहना। जानकारी मिली है तो चाइनीज लोगों की तरह, चीनी लोगों की तरह नीचे को निगाह करके मुस्कुरा के काम को करना है। क्योंकि जानकारी श्रवणों के लिए है, जानकारी श्रवणों के अतिरिक्त किसी के लिए नहीं है। जानकारी सिर्फ और सिर्फ केवल श्रवणों के लिए है, और पहले दौर में, पहले राउंड में केवल समझदार श्रवणों के लिए है। जो समझदार नहीं है, जो कच्चे हैं अकल से, जिनकी दिमाग में कुछ भरा हुआ है या जो, उनके लिए नहीं है बिल्कुल भी। पहले दौर में समझदार लोग, जो बहुत जानकार अच्छे लोग हैं, उनके लिए हैं। तो अगर सारे लोग एक साथ कोई बात ऐसी हो जाए और टूट पड़े, तो आपकी दीवार कितनी मजबूत है जो उनके तीर झेल सके, ये डिपेंड करता है कि आप किसके पीछे हैं। अगर आप संघ के पीछे हैं तो सारे तीर संघ पे लगेंगे। संघ जितने तीर झेल सकता है झेल लेगा, और संघ बहुत मजबूत है तो बम के गोले भी झेल लेगा। और अगर संघ बहुत ही ज्यादा मजबूत है तो परमाणु बम भी झेल लेगा। संघ झेल सकता है, पर पीछे कुछ है नहीं और बात को बोल गए तो फिर अकेले ही है, फिर कोई फायदा नहीं है। इसलिए जानकारी लेके फालतू में उन लोगों से बहस नहीं करना जिनका हम जिक्र नहीं करते। फालतू में उन लोगों को स्टेटमेंट नहीं करनी जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। अपने ही लोगों से, अपने ही लोगों से बात करनी है और शालीनता के साथ में बात को समझाना है, और केवल मैं समझ हूं समझाना है। कोई विरोध या कोई ऐसा नहीं करना। अपना काम छोड़ के और दूसरों से मजा लेने की कोशिश नहीं करना है कि जिसको चढ़ाएंगे, इसको बिताएंगे, इसको ऐसा कहेंगे, वैसे करेंगे। वो तो अपने आप खत्म हो जाएंगे अगर आप अपना काम करोगे, उनकी चिंता ही मत करो आप। इसलिए हम किसके पीछे हैं, ये महत्वपूर्ण फैक्टर है। जो लोग अभी तक छोटे मोटे संगठनों के पीछे हैं वो कुछ नहीं कर सकते। जो लोग दो दो चार चार लोगों का, जनरल सेक्रेटरी, सीईसी मेंबर, प्रधान, कोई सेक्रेटरी, कोई सचिव, कोई वाइस प्रधान, कोई छोटा मोटा मेंबर टाइप का जो बनाते हैं, उन लोगों की दीवार कागज की है। वो तीर की तो बात छोड़ो, अगर किसी ने पेंसिल में मार दी तो बिलों में दबक जाएंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ भागेंगे और समाज को मायूस और करेंगे। इसलिए उनकी जो दीवारें हैं वो कागज की बनी हुई है, कोई फायदा नहीं। यहाँ भारत में अगर कहीं मजबूत दीवार बन सकती है तो केवल संघ की बन सकती है, क्योंकि पहले से है और लगातार आगे बढ़ेगी, और उसमें ईंटें जुड़ती जाएंगी, दीवार मजबूत होती जाएगी। हमला नहीं करना है, पर प्रोटेक्शन के लिए बढ़ना है, इकट्ठा होना है। तो अगर वॉल चाहिए, बड़ी सेफ्टी बड़ी चाहिए, और किसी के पीछे खड़ा होना है, तो पीछे खड़े होना, संघ के पीछे खड़े होना, ये तय करना है हमें। ये तय करना है उसको कि किसके पीछे खड़ा होना है। पीछे खड़ा होना आवश्यक है, जरूरी है। क्योंकि युद्ध के मैदान में अगर आप किसी शेल्टर, किसी साए, किसी जगह नहीं खड़े हुए पीछे, तो अकेले मैदान में तो कोई भी तीर मार के निकल लेगा, आप देखते रह जाओगे। इसलिए पीछे खड़े होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और समझदारी के साथ में ये चूज करना है, ये चुनाव करना है कि कहाँ पीछे खड़े होना है और किसके पीछे खड़े होना है। क्या व्यक्ति के पीछे खड़े होना है? क्या किसी प्रधान के पीछे खड़े होना है? क्या किसी राजनीतिक पार्टी के पीछे खड़े होना है? क्या किसी धार्मिक गुरु और उसके संत के पीछे खड़ा होना है? क्या किसी लड़कों के दलबल के पीछे खड़ा होना है? क्या किसी कारगा कोई कामगार, कोई लेबर, कोई इस तरह का कोई संगठन है, उसके पीछे खड़ा होना है? क्या किसी सरकारी कर्मचारी के संगठन के पीछे खड़ा होना है? क्या किसी बड़े अफसर के पीछे खड़ा होना है? क्या किसी बाबा के पीछे खड़ा होना है? क्या अपने परिवार के जो मोहल्ले का कोई संगठन है उसके पीछे खड़ा? ये डिपेंड करना है कि आप पीछे खड़े होकर चाहते क्या है। अगर आपको राष्ट्रीय लेवल पे कहीं कोई बात रखनी है तो आपको राष्ट्रीय लेवल पे पीछे खड़े होने के लिए वहां जाना है जहां सारे लोग खड़े हो सकें, उनके लिए स्थान हो, और वो स्थान समण संघ में मिलता है। इसलिए पीछे खड़ा होना आवश्यक है, और इसके बिना काम नहीं चलेगा। जो व्यक्ति किसी दीवार के, किसी शेल्टर के पीछे नहीं खड़े होंगे, जब तीरों की बौछार होगी वो सबसे पहले मारे जाएंगे। और जो दीवार के पीछे खड़े होंगे, उनकी दीवार जितनी मजबूत होगी वो उतने ही बचेंगे।
ये तो बचने की बात है। पर अगर बहुत ज्यादा लोग खड़े हो जाएं और दीवार इतनी मजबूत हो जाए तो कोई तीर भी नहीं मारेगा। क्या करेगा तीर मार के? क्या करेगा गोला मार के? जो कुछ होता ही नहीं। फिर वो दीवार को आके नमन करेगा, हे दीवार तू हमें हमेशा बचाना, हम तेरे आगे नतमस्तक होते हैं। मतलब संघ के आगे नमन करेगा ही करेगा। ऐसा पहले भी हुआ है और ऐसा अभी भी होगा। ये पीछे खड़े होने का हमको तय कर लेना चाहिए, हम किसके बिहाइंड जाएंगे, हम किसके पीछे लगेंगे। अगर सामूहिक रूप से हमको मजबूती चाहिए, अगर सामाजिक रूप से हमको मजबूती चाहिए, अगर सारी चीजों के लिए हमें एक मजबूती चाहिए, एक सुरक्षा चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम नॉन अलाइन रहें। नॉन अलाइन मतलब हम तो जी किसी के भी पीछे नहीं हैं, हम तो बस अकेले हैं जी, आजाद हैं। हम ना इधर चक्कर में पड़ते हैं ना उधर चक्कर में पड़ते हैं। हम तो किसी के चक्कर में है नहीं। देखो जी, हम उनसे भी नहीं बिगाड़ना चाहते, हम इनसे भी नहीं, हम तो इसलिए अलग रहते हैं जी। हम तो सादा आदमी हैं, शुद्ध आदमी हैं। हमारी तो देखो जी किसी से कोई दुश्मनी है ही नहीं। देखो जी, हमने कभी जिंदगी में किसी का बुरा किया ही नहीं। देखो जी, हमने तो जिंदगी में किसी का पैसा मारा ही नहीं। देखो जी, हमने तो जिंदगी में कभी कोई अपशब्द कहा ही नहीं। ऐसा सोचने वाले को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हमारे लोगों में ये दोष है ही नहीं। जो समण लोग हैं, ना तो वो किसी का पैसा मारते हैं, ना वो ज्यादा नशा पता करते हैं तो अभी करने लगे हैं, ना ही कोई पाप कर्म करते हैं, ना ही कोई हत्या करते हैं, ना ही कोई कड़वा बोलते हैं, ना ही किसी की निंदा करते हैं, ना ही किसी का पैसा मारते हैं, ना ही आंख तरेड़ते हैं। थोड़ा सा गम भी खा लेते हैं, थोड़ा सा कम भी खा लेते हैं, उसके बावजूद भी पिट रहे हैं, उसके बावजूद भी मारे जा रहे हैं, उसके बावजूद भी नीच ढोल गंवार शूद्र ताड़ नरी नारी पता नहीं क्या क्या अलंकार लेके बैठे हुए हैं। उसके बाद भी काम का पैसा नहीं मिलता है, उसके बाद भी एलिजिबल होते हुए नौकरी नहीं मिलती है, उसके बाद भी एलिजिबल होने के बाद में प्रमोशन नहीं मिलती है, उसके बाद भी खेतों में मजदूरी करने जाओ तो खेतों का मालिक भगा देता है, उसके बाद भी फैक्ट्री में कितने घंटे का 80 रुपए मिलता है, उसके बावजूद भी खाने को नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद भी रहने को मकान नहीं है। अरे भाई, सीधे हो, सच्चे हो, पाप नहीं करते हो, ईमानदार हो, सारी बातें, तो फिर इनाम के तौर पे तो सबसे ज्यादा मिलना चाहिए था ऐसे आदमी को, ऐसे सत्कारी आदमी को, सदाचारी आदमी को तो सरकार की तरफ से, देश की तरफ से सबसे ज्यादा मिलना चाहिए था। ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा जो पाप रहित है? पर देखो ना कि हो क्या रहा है। तो नॉन अलाइन रहने से, यानी कि गुट निरपेक्ष रहने से, यानी निरपेक्ष रहने से, यानी कि बिना किसी पक्ष में जाए कि हम ना तेरे पक्ष में ना तेरे पक्ष में जाने से समस्या सॉल्व नहीं हो सकती। कोई ये सोचे जी कि हाँ हम तो बच के निकल लेंगे और हम हमारा तो है नहीं, तो कुछ नहीं होने वाला। पीछे तो आना ही पड़ेगा, या तो अपने समन संघ के पीछे आना पड़ेगा, नहीं तो विरोधियों के पीछे जाना पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा, इसके बिना कोई चारा नहीं है। यहाँ जो रेस हो रही है वो चल रही है, हर एक छुटका मुटका संगठन जो व्यक्तियों व्यक्तियों का इनका उनका है, और जिनको 40 40 50 50 साल से ढोते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, उसको ये ऐसा लगता है कि वो कर लेगा, वो कर लेगा। अरे कर लेगा, तू भाई अपना एनालिसिस तो कर ले, क्या करेगा? पुरानी पद्धति लेके बैठे हुए हो, आइडियोलॉजी फेल हो चुकी है, पद सिस्टम फेल हो चुके हैं, सिस्टम एनकाउंटर हो चुके हैं। नहीं समझ में आता है तो इसी को देख लो कि सिस्टम रोज टूट जाता है, रोज दो चार नेता भाग जाते हैं, किसी को पोस्ट नहीं देते तो वो चला जाता है, किसी को पैसा नहीं देते तो वो चला जाता है, कोई राज्यसभा का मेंबर बन जाता है, कोई एमपी के चुनाव में चला जाता है। तो देख तो लो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये जो सिस्टम चल रहा है नहीं समझ में आ रहा है, तो कैसे बात बनेगी? इसलिए आना पड़ेगा, इसमें कोई चॉइस नहीं है। कोई ये कहे कि जी इट इज बाय चॉइस, ये तो मेरी इच्छा है, नहीं इच्छा नहीं है तुम्हारी, इच्छा नहीं है भाई। अगर किसी को लगता है कि आप इच्छाधारी हो और ये आपकी इच्छा है कि आप संघ के पीछे आओगे नहीं आओगे, इच्छा नहीं है, ये तो कंपलसरी है, कंपलसेशन है। टाइम आप चूज कर लो, कितना टाइम आप लगाओगे, कितना नहीं लगाओगे। पर अगर बचना है, अगर तीरों से बौछारों से बचना है, अगर बच्चों को बचाना है, तो जब युद्ध होगा, चाहे वाक युद्ध हो, चाहे वैचारिक युद्ध हो, चाहे छीना झपटी का युद्ध हो, चल रहा है। अधिकार तो जा ही रहे हैं, अधिकारों का छीना झपटी का युद्ध है, सेहत का युद्ध है, दवाई नहीं मिलती, खाना नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, ये युद्ध जब चलेगा तो नॉन अलाइंग वाले गुट वालों लोगों को सबसे पहले देखा जाएगा वो क्या है, क्योंकि उनके पीछे कुछ है ही नहीं। तो उनको टारगेट करना सबसे आसान है। तब वो क्या कहेंगे? अरे हम तो अकेले हैं। तो गुट निरपेक्ष वाला क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, पिटेगा और मायूसी फैलाएगा सोसाइटी के अंदर। और जो इकट्ठे होंगे, जो पीछे होंगे दीवार के, उनकी प्रोटेक्शन रहेगी, छोटी दीवार है पर रहेगी, और बड़ी होगी तो बहुत बड़ी रहेगी, और बहुत बड़ी होगी तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए हमें ये देखना है कि हमें किसके पीछे रहना है, और इसके पीछे रह के इसके लिए क्या करना है। किसी के दिमाग में अगर ये हो कि हम व्यक्ति के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो उसको सुधार ले, वो बिल्कुल ठीक सोच रहा है, इसमें कोई शर्म नहीं है कि हम व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं। कोई हमसे पूछे कि आप व्यक्ति के लिए काम करते हो, तो ठोक के कहना चाहिए कि हाँ हम व्यक्ति के लिए काम करते हैं, और वो व्यक्ति मैं ही हूं, ऐसा बोलना चाहिए।
क्योंकि संघ के पीछे सारे व्यक्ति हैं। मान लो कोई ये कहे प्रकाश सिंह सर से कि प्रकाश सिंह सर आप व्यक्ति के लिए काम करते हो, तो कहना जी हाँ मैं व्यक्ति के लिए काम करता हूं, और वो व्यक्ति मैं ही हूं। मुझे ही शेल्टर चाहिए, मेरे परिवार को ही शेल्टर चाहिए। कोई अगर ये कहे कि केसी परमार जी आप व्यक्ति के लिए काम करते हो, कहना जी हाँ मैं व्यक्ति के लिए काम करता हूं, और वो व्यक्ति मैं ही हूं केसी परमार, मुझे ही सुरक्षा चाहिए। कोई कहे दिलीप मंडल जी से कि आप व्यक्ति के लिए काम करते हो, तो ठोक के कहना चाहिए अरे मैं व्यक्ति के लिए काम कर रहा हूं भाई, मैं ही वो व्यक्ति हूं, मेरा वो परिवार व्यक्ति है, मेरी ही सुरक्षा होगी, मेरा ही विकास होगा, मेरे ही परिवार का विकास होगा। और जो लोग लग रहे हैं वो सब अपने अपने लिए काम कर रहे हैं। संघ सबको देता है, हर व्यक्ति के बारे में सोचता है, हर व्यक्ति को देगा, और हर व्यक्ति को मिलेगा जो संघ में काम करेगा। तो कहे ठोक के, इसमें यहाँ जो चलन चलता है उससे घबराना नहीं है बिल्कुल भी। कोई कहे जी के अरे व्यक्ति के लिए काम कर रहे हो तुम तो भाई, अरे ठोक के कहना चाहिए हाँ व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, और व्यक्ति मैं ही, क्योंकि मैं संघ के पीछे खड़ा हुआ हूं, मैं संघ के पीछे हूं, मैं संघ के आगे नहीं हूं। अगर व्यक्ति संघ के आगे पहुंच गया तब संघ पीछे हुआ, तो फिर व्यक्ति के लिए काम हो रहा है, फिर संघ के लिए काम नहीं हो रहा। कई लोग जंप करके आगे कूद के और अपनी ताल ठोक के कहते हैं कि अब हम करेंगे। अरे संघ से जंप करके कहां जाओगे, कुचल देगा संघ। संघ तो वो ट्रक है, वो रेलगाड़ी है, वो जहाज है कि आओ, अगर तुम संघ जाकर कूदोगे तो चलता रहेगा, कुचल देगा तुमको। पता हड्डी का उसका चूरने का भी पता नहीं चलेगा कि कभी थे या नहीं थे। इससे मत टकराओ, ये संघ है, ये तो बहुत तेजी से आकार ले रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम पहुंच नहीं पा रहे, हम प्रचार नहीं कर पा रहे, हम क्षमता नहीं दिखा पा रहे अपनी, हमारा कसूर है। संघ के वैचारिक रूप से, संघ की आइडियोलॉजी से, और संघ के विस्तार से, और संघ की पुरानी स्टोरी से इसमें कोई भी कमी नहीं है, इसका कोई कसूर नहीं है, हमारा कसूर है। हम संघ के पीछे होते हुए भी संघ को ज्यादा धक्का नहीं मार के आगे बढ़ा पा रहे, हमारा कसूर है, संघ का कसूर थोड़ी है। इसलिए अपने कसूर को, अपनी गलती को दुरुस्त करना है, संघ के पीछे रहते हुए पूरी ताकत लगानी है, और हर संघी को यह सोच के लगानी है मैं अपने लिए ही काम कर रहा हूं, जो काम कर रहा हूं अपने लिए ही कर रहा हूं, और मैं ही हूं इस संघ के पीछे। और बाकी हर संघी ये सोचेगा, तेजी से काम चलेगा। क्योंकि आदमी मैं के लिए बहुत अच्छा काम करता है। मैं जब अपने लिए काम करता है, अपने शरीर को बचाने के लिए काम करता है, अपने परिवार को बचाने के लिए काम करता है, तो पूरे मन से और पूरी ताकत से काम करता है। तो अपनी मैं का इस्तेमाल करना चाहिए, और अपने आप को बचाने के लिए संघ को आगे तेजी से धक्का मारना चाहिए, और मन में हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए आई एम बिहाइंड द माई संघ, मैं अपने संघ के पीछे हूं, और ये मेरी ताकत है, और मेरा संघ मेरा अभिमान है, जो मेरे आगे है, जो मेरा अगुआ है, जो आगे चल रहा है, जो मेरा नेता है, जो मेरा सब कुछ है, वो मेरा आगे चल रहा है। ये सोच अगर माइंड में मेकअप होगी और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, फोर्स ट्रिपल हो जाएगा, मन में जोश 4 गुना आ जाएगा, संख्या बल बढ़ना शुरू हो जाएगा, और चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। फिर कभी ऐसा मौका आया, कभी वाक युद्ध में कहीं कुछ मुंह से निकल गया, बोल गया, तो पूरा संघ खड़ा होगा, तो किसी की हिम्मत नहीं जो रिपेल कर दे। पर अकेले पड़ गए, अकेले कुछ बोल दिया, रह गए, और उसके बाद में फिर धुनाई होगी, फिर मायूस हो गए, 4 गालियां बकोगे, कहोगे अरे हम संघ में थे और ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो क्या हो गया, जब मेहनत नहीं की तो फिर तो परिणाम ऐसे ही आने हैं। इसलिए सबको संघ के पीछे रहते हुए आगे बढ़ना है, सबको संघ के पीछे रहते हुए आगे बढ़ना है, और हर एक संघी को आगे बढ़ना है। कोई भी संघी पीछे नहीं रहना चाहिए, पर सबसे आगे संघ रहेगा। हमारा संघ समण संघ, जिस हिसाब से हम चलेंगे और जिस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, उस हिसाब से रिजल्ट आएगा। जितना आगे बढ़ेंगे उतना रिजल्ट आएगा, जितना आगे नहीं बढ़ेंगे उतना रिजल्ट नहीं आएगा। जोड़ते रहेंगे तो बहुत तेजी से परिणाम आएंगे। मेरी बात समाप्त हो गई है। अगर किसी को कोई परेशानी हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूं। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि, संतों को वंदामि। किसी का कोई सवाल हो, किसी का कोई जवाब हो, तो वो पूछ सकता है।